पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने चर्चा की थी कि कैसे कोई विद्यार्थी अपनी तैयारी शुरू कर सकता है, कैसे किसी भी परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है और अपनी रणनीति स्वयं बना सकता है। आज हम उससे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एकदम संक्षेप में हम यह स्मरण कर लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या क्या जाना था, क्या क्या समझा था, तब आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, उससे पहले बता दें कि जो वीडियो अपलोड किया गया था यूट्यूब पे, उसमें रणनीति की जगह पे तकनीकी सहयोगी के भूलवश जो है राजनीति हो गया था। तो उसे नजरअंदाज करते हुए रणनीति समझा जाए। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या हमने जाना था। तो हमने बात की थी पिछली बार कि पढ़ाई क्यों किया जाता है, पढ़ाई से हमें या अध्ययन से हमें क्या मिलता है। तो हमने देखा था कि ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान का दो तरह से उपयोग देखा था हमने कि कोई व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग ज्ञानी बने रहने के लिए करता है और कोई जो है जीविकोपार्जन के लिए करता है। जीविकोपार्जन के लिए ज्ञान का उपयोग दो तरह से होता है, यानी कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है और कोई स्वरोजगार। नौकरी में हमने देखे थे कि दो तरह की नौकरियां हैं, या तो सरकारी या प्राइवेट। प्राइवेट की बात हमने नहीं की थी, हमें सरकारी की बात करनी है। तो सरकारी नौकरी का अर्थ हमने जाना था कि सरकारी नौकरी का अर्थ होता है सरकार में शामिल होना, यानी सरकार का कोई पद धारण करना। और उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार वैकेंसी की गणना करती है और आयोग किसी भी आयोग को देती है, और आयोग जो है एक प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का चयन कर सूची जो है सरकार को उपलब्ध करा देती है कि ये अभ्यर्थी हैं जो इस पद के योग्य हैं। फिर सरकार उनको नियुक्त करती है, यही प्रक्रिया है। तो इसी क्रम में हमने देखा था कि कैसे इस परीक्षा की तैयारी की जाए। तो हमने देखा था कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो है 3-4 जरूरी स्टेप हैं, जिनमें से पहला था कि सिलेबस को समझना। यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, इसको समझा जाए। तो इसको समझने के लिए पहला स्टेप था कि परीक्षा के सिलेबस को समझना। दूसरा स्टेप था कि उस सिलेबस को पढ़ना या फिर अध्ययन करना। तीसरा स्टेप था कि प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। और चौथा स्टेप था कि परीक्षा में शामिल होना। इन चारों स्टेप को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चारों चीजों को तैयार करते हैं, तो निश्चित ही आप सब परीक्षा में सफल होंगे और आपका परिणाम औरों से अलग आएगा। तो आइए, हमने सिलेबस को कैसे समझा जाए इस बात पर चर्चा कर ली थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं कि उस सिलेबस तैयार किए गए सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं। तो हमारा दूसरा पहला स्टेप था सिलेबस, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे बात करते हैं, यानी कि पढ़ाई या अध्ययन या कैसे किया जाए। तो जनरली दो चीजें हैं इसमें। पहला है कि रटना और दूसरा है समझना। यानी कि एक तरह के विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ रटना पसंद करते हैं, दूसरे होते हैं जो समझने के पीछे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि बातों को या विषय वस्तु को अच्छे से समझा जाए। तो क्या उचित है या फिर दोनों उचित है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है ना कि आपको प्रश्नों को देखना चाहिए। विगत वर्षों में जो प्रश्नों में बदलाव आए हैं उसको समझना चाहिए। तो उसके लिए यदि आप प्रश्नों को देखेंगे कि पीछे से आते हुए प्रश्न किस तरह से बदल रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। केवल रटना चाहिए या फिर केवल समझना चाहिए, या फिर एक सामंजस्य बैठाते हुए समझकर चीजों को पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए, याद करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप देखें तो 2015-16 तक रटना और समझना की बात करें तो 80 से 85% प्रश्न जो है रट्टा आधारित होते थे। रट्टा आधारित कितने 80 से 85% प्रश्न होते थे रट्टा आधारित। और समझ आधारित देखें तो समझ
आधारित प्रश्न होते थे मात्र 15 से 20%, 15 से 20%। लेकिन जैसे जैसे जो है इंटरनेट या फिर मोबाइल का विस्तार हुआ, हर घर तक मोबाइल पहुंचा, सूचना तक हमारी पहुंच आसान हुई, जानकारी तक हमारी पहुंच आसान हुई, वैसे वैसे जो है परीक्षा में प्रश्नों का स्तर भी ऊपर उठते गया। यानी कि सीधे सीधे प्रश्न जो पूछे जाते थे रट्टा आधारित, वो अब धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो यदि हम अभी के प्रश्नों को देखें, अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब आप देखिएगा तो रट्टा आधारित प्रश्नों का जो प्रतिशत घट गया है, ये मात्र 40 से 35% तक रह गया है, और ये बढ़कर जो है 60 से 65% हो गया है। यानी कि समझ आधारित अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रट्टा आधारित कम पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो पहले के प्रश्नों में यदि आप देखें तो पहले पूछे जाते थे कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। लेकिन अब जो है पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद प्रश्न आए और थोड़ा परीक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए और पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, और ABCD करके 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए, फिर 1-2 केवल 1-2 ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाए। तो यह भी हो सकता है। समय के साथ जो है परिस्थितियां बदल रही है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो उसके हिसाब से ढालना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आपके पास एक आंकड़ा है, मोटा मोटी समझ लीजिए इसको। तो अब इसको समझने के बाद आपको करना क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि समझ कर चीजों को याद करना चाहिए। लेकिन केवल समझने से काम चल जाएगा क्या? मान लीजिए कोई बहुत अच्छे से किसी चीज को समझ लेता है लेकिन उसको चीजें याद नहीं है, तो फिर क्या उसका काम चल जाएगा? मान लीजिए किसी ने जो है बहुत अच्छे से समझ लिया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से समझ लिया, उसने समझ लिया कि मौर्य साम्राज्य का उत्थान क्यों हुआ, मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली कैसी थी, उनका सैन्य व्यवस्था कैसा था, उनकी गुप्तचर प्रणाली कैसी थी। लेकिन अब उस व्यक्ति को यही नहीं याद है कि सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, तो फिर वह समझ किसी काम का नहीं है, व्यर्थ हो जाता है परीक्षा हॉल में जाकर। तो इसलिए रट्टा भी आवश्यकता है और समझ आवश्यक है, और समझ भी आवश्यक है। दोनों में सामंजस्य करते हुए अपने आप की तैयारी बेहतर करें, और यही सफलता का मंत्र है वर्तमान में। अब मुझे लगता है कि दोनों चीज, रटना और समझना, दोनों ही आवश्यक है। तो बात हो जाती है कि रटे कैसे, समझे कैसे। तो रटना आसान है, सबको लगता है कि किसी भी चीज को बार बार पढ़ने से, बार बार जो है दोहराने से याद हो जाती है। जैसे कि कहावत है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, तो वही कहावत है। बार बार यदि आप किसी काम को कीजिएगा तो वो चीजें आसान हो जाएगी, वो बातें आपको याद हो जाएगी। तो रटना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर बैठ के आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो याद हो जाती है। दूसरी बात आती है कि समझे कहाँ से। तो समझने के लिए जो है क्या किया जाए, तो आप मेरे हिसाब से अच्छी किताबें पढ़िए, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन अंडर करते हुए एक एक शब्द पर जो है मंथन करते हुए समझिए, ये एक तरीका है। दूसरा है आप किसी कोचिंग से, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। आज के समय में तो बहुत आसान है कोचिंग और टीचर, बहुत अच्छे से अच्छे कोचिंग में अच्छे से अच्छे टीचर से गांव में रहकर भी पढ़ा जा सकता है। आज से 10-15 साल पहले ये चीज नहीं संभव था। हर व्यक्ति शहर नहीं जा सकता था, और गांव में रहकर जो है उसकी पहुंच अच्छे कोचिंग, अच्छे संस्था या अच्छे टीचर तक नहीं हो पाती थी। तो जो शहर पहुंचते थे उनकी तैयारी अच्छी हो जाती थी, जो गांव में रहते थे उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, गांव में रहकर भी अच्छे से अच्छे टीचर से और अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ा जा सकता है और अपनी तैयारी बेहतर किया जा सकता है। तो आज आसान है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अधिक विकल्प होने के कारण एक कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि कहाँ पढ़ा जाए, किस कोचिंग में किस टीचर से पढ़ा जाए, और कौन बेस्ट है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। दावा सभी करते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ,
तो मुझे लगता है कि आपको जिनकी बातें समझ में आ जाए आपके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अपने लिए तो सभी सर्वश्रेष्ठ है, उससे हमें नहीं मतलब रहना चाहिए। हमें जो सफलता तक पहुंचा दे हमारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ। मुझे लगता है कि कैसे चयन करें। मान लीजिए कोई शिक्षक है ए और कोई शिक्षक है बी, ये 100 बात बताते हैं या इनकी 100 बातें परीक्षा में आने वाली है और इनकी मात्र 80 बातें परीक्षा में आने वाली है। लेकिन इनकी बताई 100 बातों में से आपको यानी आपको केवल जो है 60 बातें ही समझ में आती है, 40 बातें समझ में नहीं आती। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या बताए। लेकिन ये 80 बात बताते हैं और इनमें से आपको 70 बातें समझ में आ जाती है और यही परीक्षा में आने वाला है। तो आपके लिए फायदेमंद तो बी हुए, जबकि उनकी 100 बातें परीक्षा में आने वाली हैं लेकिन आप समझ नहीं पाए। लेकिन आप बी की बताई गई 80 बातें परीक्षा में आने वाली है जिसमें से आपने 70 को समझ लिया, तो आपके लिए बेहतर विकल्प बी है। तो इसलिए जिनकी बातें समझ में आए उनसे जो है पढ़ें, उनका क्लास लें और जो है अपने सिलेबस को एक बार समाप्त करें, उसका रिवीजन करें और आप जो है दूसरा सेक्शन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा यानी पढ़ाई का। उसके बाद यदि हम देखें कि प्रश्नों का अभ्यास किया कैसे किया जाए, यानी कि साधारण भाषा में जिसे हम लोग कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस कैसे किया जाए, तो अब उस पर आते हैं। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, तो मैथिली में हाँ मैथिली में मतलब छे कि मास्टर साहब सब बराबर छथिन, अहाँ के जिनकर बात समझ में आवे हुनका सब पढ़ू, हुनकर क्लास देखू, हुनकर यूट्यूब चैनल देखू, कोनो दिक्कत नहीं छै। सब जे छे से अगर कोई पढ़ा रहल छथिन तो बढ़िया पढ़ावे छथिन। अहाँ के बात अहाँ के समझ में जिनकर बात आवे उ सर्वश्रेष्ठ छथि अहाँ के लिए। आगे बढ़ी सेट प्रैक्टिस यानी दोसर अगला स्टेप छै अपना सबके लिए प्रश्नाभ्यास यानी प्रश्न के अभ्यास केना कैल जाए। साधारण भाषा में एकरा सब अपना सब कहै छियै सेट प्रैक्टिस केना कैल जाए। सेट प्रैक्टिस तो पहिल बात कि किछ विद्यार्थी में भ्रम छै जे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी भ जाए छै यानी सेट प्रैक्टिस तैयारी। तो पहला बात ये कि यह आप भ्रम को दूर कर लें कि सेट प्रैक्टिस तैयारी है, यह तैयारी नहीं है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो यह तैयारी नहीं है, प्रश्न का अभ्यास है। जब आप एक बार सिलेबस को खत्म कर लें और आपकी परीक्षा नजदीक हो तो यह भी जरूरी हो जाता है कि कुछ सेट बना के अभ्यास कर लिया जाए। अगर अहाँ सेट बना कर नहीं जाओ तो परीक्षा में अहाँ के छोट छोट गलती है और अहाँ के एकटा दूटा छोट गलती, कतौ कॉमा नहीं पढ़लहुं तो कतौ नहीं पढ़ायल तो ओहि के कारण एक प्रश्न अहाँ के गलत भ गेल और अहाँ के एक प्रश्न गलत भेनाइ अहाँ के जे छै से हजारों विद्यार्थी से नीचा क देत मेधा सूची में और आप जहाँ जे छै से मेरिट से बाहर भ जायब, सिलेक्शन अहाँ के नहीं हैत। तो ऐसे बढ़िया है कि सेट प्रैक्टिस कम से कम परीक्षा में हॉल में जाए से पहले 10टा सेट प्रैक्टिस कर लेल जाए। तो अब बात छै जे केना करी, तो सेट केना बनाबी। जेना प्रश्न ल ली, मतलब क्वेश्चन आप ले लिए और जो है उसका उत्तर ABCD करके जो है 100 प्रश्न है तो 100 का उत्तर दिए। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है सेट बनाने के बाद जो है उसका एनालिसिस करना। तो सेट बनाने के बाद एनालिसिस क्या करें और उसके बाद क्या रणनीति बनाएं। मेरे हिसाब से एक सेट यदि आप बनाते हैं तो उसका एनालिसिस करें और एनालिसिस के आधार पर कल पढ़ाई करें, पढ़ाई के उपरांत ही अगला सेट बनाए, यही सही रणनीति है। तो अब बात आ जाता है कि एनालिसिस कैसे करें, यानी सेट प्रैक्टिस यानी कि सेट आज बनाते हैं आप, उसका एनालिसिस करें यानी अध्ययन करें, एनालिसिस के आधार पर पढ़ाई करें या रिवीजन करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला सेट बनाएं। ये तरीका यदि आप फॉलो करेंगे यानी सेट बना लिए, उसका एनालिसिस कर लिए, एनालिसिस के आधार पर 1-2 दिन पढ़ाई कर लिए या रिवीजन कर लिए, उसके बाद अगला सेट बनाए, यही तरीका है। यह आपको आपकी तैयारी को एकदम धार देगा और जो है तीक्ष्णता के साथ आपकी तैयारी को तेज करेगा।
और आपकी रफ्तार को तेज करेगा। आइए आगे देखते हैं कि कैसे एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक सेट बनाया जिसमें कि 100 प्रश्न थे कुल। आपने सेट बनाया जिसमें कि कुल प्रश्न थे 100। आपने उत्तर दिए, उत्तरित प्रश्न आपने इसमें से उत्तर दिए 80 प्रश्नों के, यानी कि आपके अनुत्तरित अउत्तरित प्रश्न रह गए कितने? 20। इस 80 प्रश्न में से सही प्रश्न आपके हुए मान लीजिए कि 60 और गलत प्रश्न हुए आपके 40। सॉरी, गलत प्रश्न हुए आपके 20, यानी कि 60 सही 20 गलत और 20 का उत्तर आपने नहीं दिया। टोटल प्रश्न 100 में से आपने 80 का उत्तर दिया जिसमें 60 सही और 20 गलत। अब देखिए, जो सही है इस पे आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विचार करने हैं इस 20 प्रश्न पर और इस 20 प्रश्न पर, यानी यह 20 प्रश्न जिसके आप उत्तर नहीं दे पाए वह किस टॉपिक से, किस विषय से संबंधित थे, यह आपको खोजना होगा। यानी कि अगर कोई प्रश्न था स्वतंत्रता आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन से या 1857 की क्रांति से, जिसका उत्तर आपने नहीं दे पाया, आप नहीं दे सके, तो उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए। इसी तरह से जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उसका भी पता लगाइए कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न गलत हो गए दो जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान में भी जो है क्या बोलते हैं, कोशिका से या पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए बढ़िया से। और फिर जो है अगला सेट बनाने से पहले उसको एक बार सभी टॉपिक, यानी जो 20 प्रश्न हैं गलत हुए और 20 प्रश्न जिनके आप उत्तर नहीं दे सके, इन 40 प्रश्नों से संबंधित टॉपिक का आप अभ्यास कर लीजिए, फिर अगला सेट बनाइए। और इसमें यह भी देखना है कि मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके सिलेबस के किसी टॉपिक से नहीं संबंधित होंगे। मान लीजिए किसी फसल की किस्म का नाम पूछ दिया गया, किसी खेल से संबंधित शब्द के बारे में पूछ दिया गया कि यह शब्द किससे संबंधित है, और आपके सिलेबस में वह चीज नहीं लिखा है, तो उसको अपने सिलेबस में भी नोट करें और जब रिवीजन करें अगली बार तो उसको भी पढ़ें। यही तरीका है। यानी कि आपने देख लिया कि सिलेबस को कैसे जाने, उसका पढ़ाई कैसे करें, उसके बाद जो है प्रश्नों का अभ्यास यानी सेट प्रैक्टिस कैसे करें। इस तरह से यदि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10 सेट बनाने के बाद जो है आपकी तैयारी में कोई कमी रहेगा। यानी यदि पहले सेट में आप 80 प्रश्न के उत्तर दे पाए थे और आपका 60 सही हुआ था, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद यदि आप 10वां सेट बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप 80 प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसमें से आपका जो है 75 से कम सही होगा, यानी 75 सही होगा। और थोड़ा और सेट बना लें और अच्छे से तैयारी कर लें तो निश्चित रूप से आप 80 से 85 प्रश्न 100 में से सही कर पाएंगे। और यदि आप 80-85 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आज की तारीख में अधिकतर एग्जाम ऐसा है जहां कट ऑफ इसी के आसपास रहता है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पर रही बात की परीक्षा में क्या करें, कठिन प्रश्नों का उत्तर सही दें या फिर आसान प्रश्नों का, सब चीज हमने देख लिया, अब सेट प्रैक्टिस कर ली। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा की बात हम उस समय भी कर सकते हैं जब कोई परीक्षा नजदीक आएगा। अभी फिलहाल इतने पे रहने देते हैं। अब क्या है कि 3-4 परीक्षा है हमारे सामने जो कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के हैं, जिसमें सबसे बिहार सीजीएल जिसके 2 परीक्षा है यानी सीजीएल 4 और इंटर स्तरीय, दूसरा है हमारा बिहार एसआई का परीक्षा, तीसरा बीपीएससी द्वारा जो ऑब्जेक्टिव आधारित शिक्षा विकास पदाधिकारी का परीक्षा होने वाला है। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।